मॉड्यूल 12 को डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज हमारा टॉपिक है। हमने लेवरेज के बारे में पहले भी पढ़ा है, तो अभी हम देखेंगे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारे पास वो लेवरेज है, ये हमारे पास मैयर हमें देता है कि हमारे अगर चेंज आ रहा है इन सेल्स वॉल्यूम, कि हम जो सेल्स कर रहे थे उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो वो कंपनी की इनकम को कैसे इफ़ेक्ट करेगा। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं, कि टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले जो आपके पास अर्निंग्स हैं, अगर आपकी सेल्स की वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो ये ऑपरेटिंग जो आपका प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग इनकम कह लें, ये कैसे इफ़ेक्ट होगी विद चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। तो ये आपको लेवरेज कैसे देगी, आपको फ़ायदा कैसे देगी। तो अगर आप ये देखें, अगर आपकी ऑपरेटिंग इनकम फ़िक्स्ड है, कि जो हमारे अखराजात हैं हमारे बिज़नेस पर आ रहे हैं वो फ़िक्स्ड हैं, तो अब आपकी सेल्स का वॉल्यूम बढ़ गया। अगर सेल्स का वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ हो गया तो ये अखराजात तो हमारे फ़िक्स्ड थे, मतलब इन पे तो एक फ़िक्स्ड अमाउंट ही लगनी है। तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास सेल्स का वॉल्यूम बढ़ने से ऑपरेटिंग इनकम हुई है वो हमें फिर फ़ायदा देगी। तो ये तो हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज होगी। देन वी हैव फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज हमारे पास क्या करती है, ये इस चीज़ को मैयर करती है कि ऑपरेटिंग इनकम जो हमारी थी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें जो सा चेंज है ये अर्निंग पर शेयर को कैसे अफेक्ट करता है, कि पर शेयर पे हमें कितनी अर्निंग हो रही है। तो ये हमें लेवरेज कैसे देगी, ये हमें फ़ायदा कैसे देगा। तो देखें, इधर भी हमारे पास एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट की बात आ जाती है, कि अगर कंपनी हमारे पास बोरोड फंड्स का यूज़ कर रही थी और उस पर उसने हमारी कंपनी ने फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना था, जाहिर है। तो अब कंपनी ने इंटरेस्ट तो फ़िक्स देना है, लाइक 5% आप कह लें इंटरेस्ट देना है, लेकिन अब हमें जितना रिटर्न आ रहा है, हमें जितनी अर्निंग्स आ रही हैं वो इस 5% से कहीं ज़्यादा हैं, और जो हमें ये फ़िक्स्ड डेट पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उससे कहीं कम है। तो अगर अर्निंग्स हमारी लाइक 15% हैं और हमें ये सिर्फ 5% देना पड़ रहा है, तो 10% की हमारे पास लिवरेज क्रिएट हो रही है। तो इन दोनों ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज में आपने एक चीज़ कॉमन नोट कर ली होगी, वो क्या थी, फ़िक्स्ड कॉस्ट, कि हम फ़िक्स्ड कॉस्ट का यूज़ करते हैं अपने रिटर्न को इन्हेंस करने के लिए। तो लिवरेज हमारे पास डेट की वजह से क्रिएट होती है, और डेट की हमें पता है जनरली हमारे पास फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है, कि एक फ़िक्स्ड कॉस्ट हमने देनी होती है, एज इंटरेस्ट हमने पे करना होता है। देन अब फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फ़िक्स्ड कॉस्ट हमारे पास वो कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती विद चेंज इन द लेवल ऑफ ऑपरेशंस जितने मर्जी चेंज हो जाएं, सेल्स आपकी बढ़ रही है, सेल्स कम हो रही है, बट दिस फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट चेंज। देन वी हैव पीरियड कॉस्ट। पीरियड से आपको पता चल रहा होगा ये ऐसी कॉस्ट्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के साथ टाइड होती हैं। ये हमारे पास प्रोडक्शन या फिर इन्वेंट्री के परचेस से रिलेटेड नहीं होती, उससे लिंक्ड नहीं होती, बट ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ हमारे पास टाइड होती हैं, और हमारी इनकम स्टेटमेंट में भी तभी आ जाती हैं एज सून एज द इनकर। जैसे ही ये खर्च होता है तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस, ये हमारे पास एक समझ लें कि एक्चुअली हमारे पास जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो तो सेम रहती है, बट जो पर यूनिट हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो हमारे पास चेंज होती है। वो कैसे चेंज होती है, वो इन्वर्सली चेंज होती है, ठीक है, किसके साथ, विद प्रोडक्शन वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, पर आपने याद रखना पर यूनिट हमारे पास चेंज होती है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास वो है, वो कॉस्ट जो कि चेंज होती है विद लेवल ऑफ ऑपरेशंस, और इसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल कोई आपकी प्रोडक्ट थी, लाइक आप $50 की बेच रहे थे, ये आपकी फ़िक्स्ड प्राइस थी, लेकिन आपने उसको वेरिएबल कॉस्ट पर $55 पे बेचा, तो आपको $5 का मार्जिन मिल रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट आप कह सकते हैं। बट ये मोर लाइक हमारे पास कॉस्ट की बात है, अभी सेलिंग की बात नहीं हमने की। तो देखिए, जैसे हमारे पास रेंट होता है, तो रेंट हमारे पास एक फ़िक्स्ड कॉस्ट है, दिस इज़ फिक्स्ड,
बट मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास जिसमें वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है, लाइक रॉ मटेरियल, इसमें आप कुछ बचत कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लेबर उनके वर्क आवर्स के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डज़ नॉट चेंज। अगर आप एक बात भी याद रख लेंगे कि फ़िक्स्ड कॉस्ट का आप याद रख लेंगे कि वो पर यूनिट चेंज होती है, तो बस आपने उससे ऑपोजिट कर देना कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती। तो ये बात आप याद रखिएगा। देन वी हैव कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट, कि जितनी वेरिएबल कॉस्ट है, जितनी आपने समझ लें बचत कर ली, आपने अपने रॉ मटेरियल्स में से कर ली, एंड देन वी हैव रेवेन्यू, इन दोनों की आपके पास डिफरेंस। तो इसका यही फॉर्मूला है, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एंड देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि नेट सेल में से टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस हमने निकाल दिए। देन वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कंट्रीब्यूशन जौन सा मार्जिन है हमारे पास हमारी डिसीजन मेकिंग में काम आ सकता है। एडिशनल प्रॉफिट फॉर एडिशनल एक्टिविटी, के जितना मार्जिन ज़्यादा होगा उतनी हमारी अगर एडिशनल एक्टिविटी होगी तो उतना ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, अगर आपने रेशो निकालनी है इसकी तो आप डिफरेंस की जगह इनको डिवाइड कर देंगे। तो लाइक कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप सेल से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज रेशो में आपने याद रखना है हमेशा डिवीजन होती है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो एक बार आपने निकाल लिया ना, रेवेन्यू माइनस आपने अपनी कर दी, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट जो थी आपकी वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, इनसे आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो निकाल लिया। तो अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप अगर डिवाइड कर देंगे सेल्स से तो वो आपके पास आ जाएगा आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन और वेरिएबल कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो जो है वो हमारे पास इक्वल होती है 1 माइनस कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, और इसका ये मतलब हुआ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हमारे पास इक्वल होगी 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। एक फार्मूला भी याद रख लें, CM की रेशो अगर आप याद रख लें 1 माइनस VC की रेशो, तो इसका मतलब आप यहाँ से VC की रेशो भी निकाल सकते हैं 1, इसको माइनस कर लेंगे इधर जाके, तो 1 माइनस कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो आ जाएगी। देन वी हैव अ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन हमारे पास ऐसा पॉइंट होता है जहाँ ना हमारे पास कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। दिस इज़ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, लाइक अभी हमारी कंपनी सस्टेन्ड है, ना तो ये हमारे पास प्रॉफिट में जा रही है ना लॉस में जा रही है। एंड कंट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा इतना ही है जितनी हमारी फ़िक्स कॉस्ट थी, मतलब कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। देन ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला हमारे पास है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज। देन वी कैन ऑल्सो से दैट कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज की जगह हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और ऊपर भी सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने यूनिट्स में निकालना है देन हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ही डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास एक ब्रेक इवन का चार्ट दिया गया है कि देखें यहाँ पर हमें लॉस हो रहा था, यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा था, बट देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पर देयर इज़ नो प्रॉफिट और नो लॉस, दैट इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट। देन वी हैव कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। कॉस्ट हमारे पास वो अमाउंट होती है जो कि इनकर हुई होती है हमें प्रोड्यूस करने में, लाइक आपने किसी चीज़ के यूनिट प्रोड्यूस करने थे अपनी कंपनी में, आपको जो पैसे लगाने पड़े डैट इज़ अ कॉस्ट। वॉल्यूम हमारे पास वो नंबर हैं जितने आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब प्रॉफिट हमारे पास डिफरेंस है कॉस्ट और रेवेन्यू का। कॉस्ट जो पैसे आपने लगाए थे, रेवेन्यू जो पैसे आपने कमाए। तो जितने पैसे आपने कमाए सबसे पहले तो आप उसमें से वो पैसे निकालेंगे ना जो आपने लगाए थे, तो उसके बाद जो आपके पास बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। देन वी हैव CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्राइस, कि इन तीनों का आपस में कैसे एनालिसिस करें। तो ये हमारे पास एक ऐसा तरीका है टू फाइंड आउट हाउ चेंजेस इन वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट अफेक्ट अ फर्म्स प्रॉफिट, कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में अगर हमारे पास चेंजेस आएँ तो हमारे फर्म का प्रॉफिट कैसे चेंज होता है। तो इसमें हमारे पास अज्यूम किया गया है कि सेलिंग प्राइस हमारे पास फिक्स्ड है, कांस्टेंट हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे पास कांस्टेंट है, कि एक यूनिट पे आप कितना वेरी कर सकते हैं उसमें भी आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट रहेगा चेंज। ओके,
देन वी हैव प्रॉफिट इक्वेशन। देखें, अब अपने रेवेन्यू में से माइनस कर दें टोटल वेरिएबल कॉस्ट और उसमें से आप माइनस कर दें फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। रेवेन्यू में से ये आप माइनस करें अपनी कॉस्ट, आपको यही बताया था ना कि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन अब हमने कहा कि कॉस्ट हमारे पास सिर्फ एक कॉस्ट नहीं है, हमारे पास एक वेरिएबल कॉस्ट है जिसको हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहा, और एक हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है जिसको हमने फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि FC कहा। तो इन दोनों को अब हमने माइनस करना है, तो इसलिए हम R में से इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट इक्वेशन एक हमारे पास ये भी है, सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी, कि आप जितनी प्राइस पे सेल कर रहे हैं उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये बेसिकली हमारा रेवेन्यू है। देखिए, जितनी आपने सेल्स की और जितनी क्वांटिटी में सेल की वही आपका रेवेन्यू होगा, जितना आपने कमाया है उसमें से आपने माइनस कर दिया पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, के एक यूनिट पर यूनिट पे आपको जितनी वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही थी उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, कि जितने आपने बेचे हैं, अपने यूनिट्स बेचे हैं और उन पे जितनी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। देन फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी, उसको भी माइनस कर दिया, देन आपके पास प्रॉफिट आ गया। फॉर एग्जांपल, आपने क्वांटिटी 15 क्वांटिटी थी आपके पास, ठीक है, आपने 50 आपके पास सेलिंग प्राइस थी, उसको आपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। देन 30 आपके पास पर यूनिट वेरिएबल्स कॉस्ट थी, उसको भी आपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, और 200,000 आपके पास फिक्स कॉस्ट थी, इसको आपने प्रॉफिट के इक्वल रखा। देन आपने यहाँ से क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप इस इक्वेशन को Q के लिए सॉल्व कर सकते हैं। देखें, आपके पास 50Q माइनस 30Q आ जाएगा, और आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ था 100,000, तो ये जो हमारी फ़िक्स कॉस्ट थी ये वहाँ पर जाके ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास 30,000 बन जाएगा। देन 50 माइनस 30Q इज़ इक्वल टू हमारे पास 20Q, और 20Q को आपने डिवाइड कर देना है इस Q को आपने यही रहने देना है, और 20 को डिवाइड कर देना है इस 300,000 से, तो आपके पास 15,000 यूनिट्स आ जाएंगे क्वांटिटी। देन आपके पास ब्रेक इवन की एग्जांपल दी हुई है, जब आपके पास आपका टोटल प्रॉफिट ज़ीरो के इक्वल होगा तो आपके पास एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब आप कह रहे हैं ये ज़ीरो ही क्यों है, यहाँ पर नेगेटिव में क्यों नहीं आ रहा? तो नेगेटिव में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर -1 फॉर एग्जांपल आ जाता ये तो देन हमारे पास लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पर +1 आ जाता है तो वो हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। ब्रेक इवन में ना हमारे पास प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट को ज़ीरो के इक्वल रखना ज़रूरी है। तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, तो आपने देखना है कि किस क्वांटिटी पर हमारे पास प्रॉफिट ज़ीरो हो रहा है, तो वो क्वांटिटी फाइंड करने के लिए आपने प्रॉफिट की जगह ज़ीरो रखा। इक्वेशन को अगेन Q के लिए सॉल्व कर लिया, देन हमें पता चला 10,000 यूनिट पर हमारे पास ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो कम से कम ये हमारा थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि इतनी कम से कम हमारी सेल्स हो कि हमें लॉस ना हो। देन ऑपरेटिंग लेवरेज को हमने डिफ़ाइन किया। लेवरेज डिफ़ाइन हमने ऐसे किए कि फ़िक्स्ड कॉस्ट का यूज़ करते हुए हम इन्हेंस करते हैं अपने रिटर्न या प्रॉफिट को। फॉर एग्जांपल, लेवरेज में हम ज़्यादा डेट की ही बात करते हैं, तो डेट में हमें यही फ़ायदा होता है कि जो इंटरेस्ट होता है हमारे पास, इंटरेस्ट वो हमारे पास फ़िक्स्ड होता है। तो उस फिक्स्ड इंटरेस्ट का यूज़ करते हुए कि हमने तो इंटरेस्ट फ़िक्स्ड ही पे करना है, तो अब इस डेट के ज़रिए हम जितना मर्ज़ी प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है, लाइक 50% प्रॉफिट अर्न करें, इंटरेस्ट तो हमने सिर्फ 5% देना है, तो ये 45% का हमें क्या मिल रहा है, 45% का हमें लेवरेज मिल रहा है। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट, द कॉस्ट इनकर टू ऑपरेट और रन अ बिज़नेस। अब बिज़नेस को रन करने के लिए भी तो आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी, वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो इसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, और सेल्स और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसमें अभी हमने फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं डाली क्योंकि अभी हम सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट तो हमने अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बात की थी। देन ऑपरेटिंग लेवरेज को हम OL से रिप्रेजेंट करते हैं, द यूज़ ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू इन्हांस प्रॉफिट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी यूज़ करते हुए हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट तो हमारी सेम रहेगी, तो अब जितना हमारा एडिशनल हम वेरिएबल कॉस्ट हमें मिल रही है वो हमारी प्रॉफिट में ही जाएगी। तो ऑपरेटिंग लेवरेज काम किस तरह करती है? फ़िक्स्ड कॉस्ट हमारे पास पीरियड कॉस्ट है, हमने पढ़ लिया कि ये हमारे पास प्रोडक्शन या इन्वेंट्री से लिंक्ड नहीं है,
तो ये एक टाइम पीरियड के साथ अकर होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास। जब प्रोडक्शन हमारे पास पर यूनिट इंक्रीज़ करती है तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगी। तो जितना हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट बढ़ेगा, ये आपने याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ही हमारे पास लिवरेज क्रिएट हो रही है ना। तो जितना फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट बढ़ेगा उतनी हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ेगी। अब हम फाइनेंशियल लिवरेज की बात कर लेते हैं। तो यूज़ ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, इसमें भी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की बात आ गई। द फिक्स्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हियर कि जितना हमारे पास फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी तो उतना ही हमारा रिटर्न ऑन एक्विटी हम इन्हेंस कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है कि हायर प्रोपोर्शन ऑफ हमारे पास डेट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट होगी। हम काफ़ी दफ़ा ये पढ़ चुके हैं। जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा मोर देन होगा कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि जितना हमने इंटरेस्ट पे करना है, फॉर एग्जांपल 5%, जो हमें रिटर्न आ रहा है 45% आ रहा है, तो ये इससे कई ज़्यादा होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो डेट पे रिटर्न हमने देना है उससे कई ज़्यादा होगा, तो हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट होगी। देन वी हैव डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ये हमने कैसे मेजर करनी है कि ऑपरेटिंग लिवरेज हमें कितनी मिल रही है। तो ये आपने ऐसे करना है कि जितना ज़्यादा हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होगी उतना हमारे पास रिस्क भी ज़्यादा होगा। रिस्क और रिटर्न हमने पढ़ा है प्रोपोर्शनल ही हैं। अब क्योंकि हमारे पास हायर लिवरेज से रिटर्न ज़्यादा आने की अपॉर्चुनिटी होती है तो रिस्क भी हमारे पास उतना ही बढ़ जाता है। तो ये हमने कैलकुलेट कैसे करना है, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम जो सी उसमें जितने चेंज आ रहे हैं डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो ईबिट डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, दोनों की परसेंटेज जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगी। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, आपकी जॉन से अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनमें फ़िक्स्ड कॉस्ट को ऐड किया हमने और डिवाइड कर दिया अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। हमारे पास एग्जांपल भी दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। देन यूनिट्स में अगर हमने देखना है तो हमने क्वांटिटी को डिवाइड करना है, क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन की क्वांटिटी, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी ऑफ ब्रेक इवन, कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, उसको माइनस करते ना। ओके, देन वी हैव डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ लिया, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को देख लेते हैं। DFL इसे कहते हैं, उसे DOL कहते थे। तो DFL हायर होगा तो इसमें भी हमारे पास रिस्क ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिटर्न का पोटेंशियल भी हमारे पास बढ़ रहा है। रिटर्न और रिस्क हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हमने कैसे मेजर करना है, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसको हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट दिया हुआ है तो EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, तो आपको अगर EBIT दिया हुआ है देन वी कैन यूज़ दिस फार्मूला। अब आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है जहाँ पर आपको प्रेफर्ड डिविडेंड दिया गया होगा, प्रेफर्ड डिविडेंड, तो आपको कहा होगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालें। ठीक है, तो आपको अर्निंग्स बता दी होंगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपने क्या करना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स को न्यूमरेटर में रखना है, देन डिनोमिनेटर में अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को रखना है, बीच में से इंटरेस्ट को माइनस करना है और इसमें से आपने माइनस करना है जो आपका प्रेफर्ड डिविडेंड है, जो कि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, डिवाइड करके 1 माइनस टैक्स में से। तो ये आपका एक फैक्टर है PD डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, इसको भी आपने डिनोमिनेटर में माइनस कर देना है। तो ये हमारा हो गया। देन वी हैव डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। तो टोटल लिवरेज क्या है, हमने दो किस्म की लिवरेज पढ़ ली है, हमने ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ ली है और फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ ली है। तो टोटल लिवरेज इन दोनों को मिलाकर ही होगी। तो चेंज इन अर्निंग पर शेयर विद रेफरेंस टू चेंज इन सेल। तो कैसे इनको मेजर करेंगे, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। तो हम इनको ऐड नहीं करेंगे, हम इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज, इसको हम कैसे निकाल रहे हैं, बेसिकली परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर आपको अर्निंग पर शेयर और सेल दिया हुआ है
तो आपने उनके चेंजेस को डिवाइड कर देना है। बट अगर आपको ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दी हुई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकालना है। ये आपको MCQs में आ सकता है। ओके, देन वी हैव, अगर देखें ईबिट दिया हुआ है और फिक्स कॉस्ट दी हुई है, देन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ईबिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड कर दें ईबिट माइनस इंटरेस्ट माइनस वही आपके पास जो फैक्टर था प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। तो ये आप कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव रिस्क एंड लिवरेज। तो रिस्क और रिटर्न हमने पढ़ा है प्रोपोर्शनल है। रिस्क हमारे पास क्या है, वो अनसर्टेनिटी है और प्रोबेबल डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि अगर आप 10% का एक्सपेक्ट कर रहे थे रिटर्न, पर आपको इसमें 5% का मुनाफा भी और हो सकता है और 5% का आपको इसमें से लॉस भी हो सकता है। तो ये जो प्रोबेबल डिविएशन है कि हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इससे डिविएट कर जाए, अपने रास्ते से हट जाए। डिविएट करना, हट जाने को कहते हैं, भटक जाना। तो कितना को ये भटक सकता है, तो ये अगर 5% भटक सकता है तो ये हमारे पास 5% का रिस्क है। अब ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। देन रिस्क एंड लिवरेज। लिवरेज इन्हांसेस रिटर्न। लिवरेज हमारे पास इन्हांस करता है रिटर्न को। तो रिटर्न को तो इन्हांस करता है, बट ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास रिस्क भी तो है। ओके, देन डिग्री ऑफ लेवरेज मेजर रिस्क। तो लेवरेज की डिग्री ही हमारे पास रिस्क को भी मेजर करती है, बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और टोटल लिवरेज भी फिर हमारे पास बढ़ जाएगा, तो रिस्क भी हमारे पास बढ़ जाएगा। ओके, देन स्मॉल चेंजेस इन सेल। अगर हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज में स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं, कैन कॉज बिग चेंजेस इन प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज के स्मॉल चेंजेस भी हैं तो वो प्रॉफिट में बिग चेंजेस कर सकते हैं। और फाइनेंशियल लिवरेज में हमारे पास स्मॉल चेंजेस इन प्रॉफिट भी हमारे पास बिग चेंजेस कर सकते हैं अर्निंग पर शेयर में। यहाँ पर प्रॉफिट में कर रहे हैं, ऑपरेटिंग इनकम हमारी, जो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसी को कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट की बात हुई है। और फाइनेंशियल लिवरेज में हमारे पास अर्निंग पर शेयर की बात हुई है। देन DTL, स्मॉल चेंजेस इन सेल कैन कॉज बिग चेंजेस इन EPS। ये भी हमारी अर्निंग पर शेयर में ही चेंजेस कर सकते हैं। तो यही टाइप ऑफ लिवरेज बताई हुई हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। एंड दैट्स इट फॉर मॉड्यूल 12।